जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले अपन दिशाओं के हिसाब से बात करते हैं। और जब दिशाओं की आप बात करते हो तो दिशाओं के लिए एक तो जैसे कल भी हमने देख लिया था कि एक तो आपको याद रखना है भारत को किसके सापेक्ष में, विश्व के सापेक्ष में। अब विश्व में क्या है, महाद्वीप बने हुए हैं, तो फिर आपको महाद्वीपों में जब आप बात करते हो तो आप कौन से महाद्वीप में आते हो? एशिया महाद्वीप में। जब हम विश्व के सापेक्ष में बात करते हैं तो विश्व के सापेक्ष में कल आपने बात की थी कि भारत जो है ये कौन से दिशा में आता है? उत्तर पूर्व दिशा में आता है। और उत्तर पूर्व दिशा को ही एक नाम दे दिया जाता है जिसको आप क्या कहते हो? ईशान कोण। ठीक है भाई, यानी हम किसके हिसाब से चल रहे हैं? अभी दिशाओं के हिसाब से भारत को देख रहे हैं। और एशिया महाद्वीप की जब आप बात करते हो तो देखिए एशिया महाद्वीप में जब आपकी स्थिति की बात की जाती है लगभग आपके इस प्रकार से हम बात करते हैं तो देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, इधर ये कौन सा महाद्वीप हो गया? यूरोप। और ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या है? एशिया महाद्वीप। जब आप एशिया महाद्वीप की बात करते हो तो एशिया महाद्वीप की जैसे अपन बात करें, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई और ये कौन सी होगी? पश्चिम। अगर एशिया महाद्वीप को ऐसे बांट दिया जाए 4 हिस्सों में तो भारत जो है यही तो भारत है। तो भारत कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? साउथ में। समझ गए ना? तो भारत की जब आप बात करते हो विश्व के सापेक्ष में, तो विश्व के सापेक्ष में तो आपने कल बात की थी कि भारत जो है वो यहां आता है उत्तर पूर्व दिशा में, या फिर कौन से कोण में? ईशान कोण में। लेकिन एशिया महाद्वीप में जब आपसे बात की जाती है कि भारत एशिया महाद्वीप के कहां पर स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में कहां पर स्थित है? हम साउथ में। समझ? भारत को किसके सापेक्ष में? अक्षांश और देशांतरों के हिसाब से भी तो किसी स्थान को बताया जा सकता है। और जब आप भारत की बात करते हो तो भारत का जो अक्षांश से विस्तार है, देखिए भारत की जब आप बात करते हो लगभग इस प्रकार से अपने भारत आता है। ठीक है। और भारत की जब हम बात करते हैं तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी आड़ी लाइनें हैं वो सारी सारी क्या कहलाती हैं भाई? अक्षांश कहलाती हैं। और जितनी भी खड़ी लाइनें हैं वो सारी सारी क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। और अगर हम बात करें इन आड़ी लाइनों की, तो ये जो आड़ी लाइनें हैं इनमें अगर अपन बात करते हैं भारत के लिए तो देखिए यहां से होकर के एक लाइन गुजरती है और ये जो लाइन है इसका मान आता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। ठीक है। भारत यहां से स्टार्ट होता है 8वीं लाइन से लेकर के आड़ी लाइनों में, और यहां से लेकर के और भारत चलता है यहां तक, इसका मान आता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। समझ में? तो भारत को अगर आप अक्षांशों के हिसाब से भारत की स्थिति को बताना चाहते हो तो आप कैसे बताओगे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। समझ में? लेकिन जब आपने भारत की बात की थी प्रारंभिक जो अपन ने पहली जो क्लास ली थी तो उसमें हमने भारत के राज्य और केंद्रशासित प्रदेश देखे थे। और केंद्रशासित प्रदेश जब आपने देखे थे तो आपने ये बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है यहां पर जब आप भारत का नक्शा देखते हो तो भारत के नक्शे में यहां पर कुछ बिंदियां लगी हुई नजर आती हैं। और ये जो बिंदियां हैं ये भारत की मुख्य भूमि में नहीं है, लेकिन हिस्सा किसका मानी जा रही है? भारत का ही। और यहां पर ये जो बिंदियां थी इन्हीं बिंदियों को आपने क्या नाम दिया था? अंडमान निकोबार। समझ में आया? अभी यहां पर जब हम बात करते हैं तो ये जो अंडमान निकोबार है ये आपका हिस्सा है। और इस अंडमान निकोबार की जब आप बात करते हो तो ये जो अंडमान है ये अलग है और निकोबार अलग है। अभी तो आपने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखे तो मैंने आपको सीधा लिखा दिया भाई, इनका क्षेत्रफल लिख लो, राजधानी लिख लो, ये चीज है वो चीज। लेकिन जब आप इसको द्वीप के रूप में पढ़ोगे तो ये जो अंडमान निकोबार है इसको जब आप जूम करते हो, जैसे मोबाइल में अपन फोटो नहीं खींचते हैं क्या? अगर आपको उसमें से कोई भी चीज अच्छे से समझनी है तो उसको जूम करते हैं ना अपन। तो ऐसे ही जब इसको जूम किया जाएगा तो जूम करने पर अंडमान अलग हो जाएगा और निकोबार अलग हो जाएगा। फिर स्थान है, इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है ग्रेट निकोबार। क्या कहा जाता है अभी? ग्रेट निकोबार। और ये जो ग्रेट निकोबार है, इस ग्रेट निकोबार की जब आप बात करते हो तो इस ग्रेट निकोबार में जो अब ग्रेट निकोबार तो यहां भी है और ग्रेट निकोबार यहां भी है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण की, तो यहां पर इस ग्रेट निकोबार का सबसे लास्ट जो पॉइंट आता है दक्षिण में, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, इसकी जब आप बात करते हो तो इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है अभी? इंदिरा पॉइंट। या फिर इसी को कहा जाता है पार्सन पॉइंट। क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट। या फिर इसी को कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट।
क्या कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर इसी को कहा जाता है लाहाचिंग पॉइंट। समझ में आया? तो ये जो ग्रेट निकोबार है, इस ग्रेट निकोबार का भी सबसे लास्ट में पॉइंट कौन सा आया है, इंदिरा पॉइंट कह दो, या फिर पार्सन पॉइंट, या फिर पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर लाचिंग पॉइंट। यहां की जब आप बात करते हो तो यहां से होकर के एक अक्षांश गुजरता है, और ये जो अक्षांश गुजरता है इसका मान आता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ में आया? ये जो अंडमान निकोबार है ये तो आपका हिस्सा मान रहे हो, आपका ही है। जब आपका ही है, लेकिन क्या मुख्य भूमि में है क्या? नहीं है। तो आपसे कहा जा सकता है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से प्रारंभ होता है, तो ये कहां से प्रारंभ हो जाता है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश कहां पे है, इंदिरा पॉइंट में है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसका प्रारंभ कहां से होता है, तो उसका तो प्रारंभ कहां से होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से। इसको आप कहते हो भारत का दक्षिणी अक्षांश। क्या कहते हो, दक्षिणी अक्षांश। लेकिन अगर इसकी अपन बात करें है तो यह भी दक्षिणी ही, लेकिन इसको ये इस दक्षिण से भी दक्षिण में है, इसीलिए इसको कहा जाता है सुदूर दक्षिणी। क्या कहते हैं भाई, सुदूर दक्षिणी, या फिर इसी को एक नाम और दे दिया जाता है, इसी को कहा जाता है दक्षिणतम। समझ में आया? आप दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, तो कौन सा है, ये 6:45। आपसे कहा जाए भारत का दक्षिणतम अक्षांश कितना है, तो कितना है। लेकिन आपसे सीधा कहा जाए भारत का दक्षिणी अक्षांश कितना है, समझ में आ गया? तो भारत कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो अक्षांश आते हैं, इन अक्षांशों का आपसे पूछ लिया जाता है अंतर, कि भारत जो है, इस भारत में अक्षांशीय विस्तारों का अंतर कितना है। तो आपके लिए अंतर के लिए क्या करते हैं, तो अंतर के लिए तो हम घटाते हैं ना। तो यहां पर आपको 37 डिग्री 6 मिनट में से आपको घटा देना है 8 डिग्री और कितना 4 मिनट। तो घटाओगे तो कितना, इधर 2 मिनट हुआ, इधर कितना हो गया 29 डिग्री। यानी भारत से कुल जो अक्षांश गुजरते हैं वो कितने गुजरते हैं, 29 डिग्री और 2 मिनट अक्षांश गुजरते हैं। समझ में आया? इसके बाद में अगर हम बात करें, जब आप अक्षांशों को पढ़ रहे थे तो अक्षांशों के समय आपने एक पढ़ा था कर्क रेखा, और कर्क रेखा की जब आप बात करते हो तो इसका मान कितना था भाई, 23.5 डिग्री नॉर्थ। कितना था, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है इसी को आप कर्क रेखा के नाम से जानते हो। और ये जो कर्क रेखा है ये भारत में इस प्रकार से होकर के गुजरती है, यानी भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। और मध्य से जब होकर के गुजरती है तो यहां पर जब मैं आपसे राज्यों की बात करता हूं तो देखिए, इधर तो आपके आता है कौन, गुजरात। इधर कौन हो गया, राजस्थान। राजस्थान के बाद में यहां पर एक राज्य आता है एमपी। एमपी के बाद में यहां पर एक राज्य आता है जिसको आप कहते हो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में यहां पर आता है झारखंड। इधर अगर अपन बात करें ये राज्य आ जाता है पश्चिम बंगाल। इसके बाद में यहां पर आ जाता है त्रिपुरा। और यहां पर कितने राज्य हो गए, 8। कौन कौन से? अब देखिए, अगर इन राज्यों की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये भारत की कौन सी दिशा, पूर्व है कि नहीं, और ये राजस्थान की कौन सी दिशा है, पश्चिम। अगर इन राज्यों की मैं बात करूं, यानी कर्क रेखा जो है ये भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। और मध्य से होकर के कितने राज्यों से गुजर रही है, तो देखो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद में ये झारखंड, इसके बाद झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, इसके बाद में त्रिपुरा और इसके बाद में मिजोरम। यानी कितने राज्य हो गए, 8। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और अगर कर्क रेखा की अपन बात करें तो यहां से लेकर के और यहां तक राजस्थान में, सॉरी भारत में, यहां पे यहां तक इसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई आती होगी। तो कर्क रेखा की भारत में जो लंबाई आती है वो आती है कुल कितना, दिख रहा है अभी ऊपर से, पीछे से, इसकी जो लंबाई आती है भारत में वो कितनी आती है, 2678 किलोमीटर। तो भारत में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो कितनी लंबाई निकल के आती है,
2678 किलोमीटर लंबाई निकल के आती है। और ये जो 2678 किलोमीटर जो लंबाई है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर के जा रही है? 8 राज्यों से। इन 8 राज्यों से यह पूछा जा सकता है, इन राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम जा रहा है कि नहीं जा रहा? बन रहा है। इन राज्यों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बन रहा है, नहीं बन रहा? बन रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। इन राज्यों का पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा? इन 8 वो आती है कौन से राज्य में? एमपी में। और सबसे कम किस में आती है? राजस्थान में। सबसे कम किस में आती है? राजस्थान में। तो राजस्थान में यह केवल मात्र 26 किलोमीटर है। राजस्थान में केवल कितनी है? 26 किलोमीटर है। और सर्वाधिक लंबाई किस में आती है? एमपी। अक्षांश पढ़े हैं ना सबने? उनको बीच में पढ़ाने का रीजन यही था मेरा। हालांकि पढ़ाना तो मेरे को ऐसे ही था कि भारत विश्व के वहां स्थित है, एशिया में वहां स्थित है, फिर ये अक्षांश से विस्तार इतना होता है, देशांतर विस्तार इतना होता है। लेकिन वो चीजें मैं बीच में क्यों छेड़ता हूं? क्योंकि मेरे को पता है आगे फिर आपको रट्टे मारने हैं। अब आपको रट्टे नहीं मारने, क्योंकि आप अक्षांश देशांतर पढ़ के बैठे हुए पूरे के पूरे। अगर कोई भी बात आएगी तो अब आपका जवाब आना चाहिए बगद करके। तो आपने जब अक्षांश पढ़े थे तो फिर प्रमुख अक्षांश पढ़े थे कि नहीं? 0 डिग्री 23.5 उत्तर 23.5 दक्षिण, 66.5 उत्तर 66.5 दक्षिण, और 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। फिर आपने देखा था एक विषुव की स्थिति पड़ी कि नहीं पड़ी? तो विषुव का मतलब क्या था? पृथ्वी पर दोनों ही गोलार्धों में दिन और रात की अवधि समान हो रही थी, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। तो उसी को तो विषुव कह रहे थे। फिर आपने बात की थी अयनांत की, सोलिस्टिक। तो सोलिस्टिक की जब आप बात करते हो तो आपने बताया कि भाई ये स्थिति साल भर में 2 बार बनती है, एक तो ग्रीष्म अयनांत और एक शीत अयनांत। ग्रीष्म अयनांत को आप कहते हो 21 जून को कर्क रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है, और शीत अयनांत कब कहते हो? 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो ये पढ़ के बैठे हुए हो ना, तो ऐसे थोड़ी भी कोई नई चीज पढ़ा रहा हूं, अब नई चीज नहीं लगनी चाहिए। तो यहां पर आपको पता है कि जो सूर्य है उस सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं यहां पर, यानी कौन सी रेखा के ऊपर? कर्क रेखा के ऊपर। और कर्क रेखा के ऊपर जब सूर्य चमकता है तो यहां पर अगर अपन बात करें, सूर्य ऐसे चमक रहा है, जब ऐसे चमकेगा तो सबसे ज्यादा प्रकाश यहां आएगा कि नहीं आएगा? और सबसे ज्यादा प्रकाश यहां आएगा, लेकिन जितना प्रकाश यहां है क्या उतना ही यहां होगा? क्या यहां भी इतना ही होगा क्या? मतलब इससे कम रहेगा कि ज्यादा? कम रहेगा। और इधर भी क्या रहेगा? कम। जो ज्यादा जो प्रकाश होता है, ज्यादा प्रकाश वाली स्थिति को आप कह देते हो सूर्य की कौन सी किरणें? लंबवत किरणें। तो लंबवत किरणों का मतलब ज्यादा कुछ नहीं समझना। जैसे टॉर्च जलाया आपने, मोबाइल यानी लाइट जलाई तो जो हिस्सा लाइट के सामने होगा, टॉर्च के सामने होगा, वहां पर तो ज्यादा उजाला होगा। और ज्यादा उजाले वाली स्थिति को आप क्या कहते हो? लंबवत किरणें। कौन सी किरणें? लंबवत किरणें। और जो कम जो प्रकाश होता है उस कम प्रकाश को आप कहते हो कौन सी किरणें? तिरछी किरणें। समझ गए? अब आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य की सर्वाधिक लंबवत और तिरछी किरणें प्राप्त होंगी, तो बताओगे कि नहीं? इन राज्यों में तो कैसी पड़ेंगी? लंबवत। और इनसे जैसे ही आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे तो सूर्य की किरणें कैसी होती चली जाएंगी? तिरछी। राजस्थान में तो ये सवाल खूब पूछा जाता है। तो राजस्थान में ये जो कर्क रेखा है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर के गुजरती है। बांसवाड़ा के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरती है, और बीचों बीच से होकर के गुजरती है। लेकिन गंगानगर तो सबसे दूर रह जाता है ना इससे, तो वहां पर सूर्य की किरणें कम पहुंचेंगी कि ज्यादा? कम पहुंचेंगी। और कम का मतलब क्या है? तिरछी। तो राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां? गंगानगर में। और सर्वाधिक लंबवत कहां? बांसवाड़ा में। लेकिन रटा रटाया ऑप्शन नहीं रखने। उसने मान लीजिए क्वेश्चन कर दिया कि निम्नलिखित में से किस जिले में सूर्य की सर्वाधिक लंबवत किरणें पड़ेंगी? ऑप्शन दे दिए उसने, सलूम्बर, पाली, फलौदी, और एक मान लीजिए उसने दे दिया कोटपुतली बहरोड। अब राय तो फैल गया कि नहीं फैल गया? अब वो क्यों फैल गया? क्योंकि आपने वो चीज रट्टे मार रखी है। जबकि जैसा आप सोच करके बैठे हो ऐसा ही एग्जामिनर पूछ ले तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। समझ गए ना? उसके लिए फिर आपको नक्शा याद होना चाहिए। अभी जैसे एक क्वेश्चन लिखो तो निम्न में से किस स्थान पर निम्न में से किस स्थान पर निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें प्राप्त होंगी? निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें प्राप्त होंगी?
अब आप लोगों को क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 लिखो रांची, ऑप्शन नंबर बी लिखो कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी लिखो दिल्ली, और ऑप्शन नंबर डी लिखो देहरादून। निकाल पा रहे हो ना उत्तर? अब ये कैसे संभव हो पा रहा है? जब आपने नक्शा सीख लिया तो आपको पता है कि भाई दिल्ली होगी तो वो यहां स्थित है, इसके बाद में कोलकाता है वो यहां स्थित है, रांची जो है वो यहां स्थित है, और उसके बाद में देहरादून यहां स्थित है। अब इनमें सबसे दूर कौन है? देहरादून ही है। और आपसे पूछ लिया जाता है ऑप्शन यही होते, और फिर कहा जाता कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य की सर्वाधिक लंबवत किरणें प्राप्त होंगी। समझ गए ना? तो ये जो चीजें, अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, रेखा देखिए, कर्क रेखा की जब आप बात करते हो तो इसका मान कितना आता है भाई? 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब या तो इसको आप ऐसे लिखोगे, या फिर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसको आप ऐसे लिखोगे, तब भी आप क्या लिख रहे हो? इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो लिखें कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब इसमें आपको क्या क्या लिखना है? तो देखिए, यह है भारत के मध्य से यह है भारत के मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है भाई। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है कर्क रेखा के बारे में? ये जो 8 राज्य हैं, इन राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इनका सही क्रम क्या बनता है? तो देखिए, सबसे पश्चिम में आता है कौन भाई? वो इधर तो लिख सकते हो पश्चिम, ठीक है भाई, और इधर लिख सकते हो क्या? पूर्व। तो आप अगर ऐसे जा रहे हो तो ये इन राज्यों का कैसा क्रम हो गया? पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हो गया। ठीक है, याद रह जाएंगे क्या? नक्शा याद है तो ये जीवे में याद हो जाएगा। समझ गए ना? तो पहले क्या, कौन सा राज्य होगा? देखो यहां नहीं देखना, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। समझ गए ना? अगर अपन बात करें इसकी तो देखिए, भारत में लंबाई, तो भारत में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो आती है 2678 किलोमीटर। ठीक है भाई। और अगर लंबाई की अपन बात करें तो सर्वाधिक जो लंबाई आती है वो तो किस में आती है? एमपी में। और अगर अपन बात करें न्यूनतम लंबाई की, तो न्यूनतम जो लंबाई है वो किस में आती है? राजस्थान में आती है। ठीक है, लिख दो ऐसे कैसे। कैसी है भाई? सबसे दूर स्थित राजधानी, सबसे दूर स्थित राजधानी। और आपसे पूछा जाए सबसे नजदीक राजधानी, तो सबसे नजदीक जो राजधानी है वो किसकी है? झारखंड की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर। तो रायपुर जो है, यानी कर्क रेखा पे जो राज्य स्थित हैं उनमें सबसे दूर राजधानी है तो वो कौन सी है? रायपुर है। और सबसे नजदीक कौन सी है? तो वो कौन सी आती है? रांची है। ये कर्क रेखा पर स्थित है। समझ गए ना? तो से अक्षांशों से और एक किससे? देशांतरों से। तो अक्षांशों के हिसाब से क्या क्या चीज हुई वो आगे समझ में। अब आप लिखो भारत की देशांतरीय स्थिति, ऐसे भी कह सकते हो देशांतरों का फैलाव।
तो देखो लगभग इस प्रकार से अपने भारत आता है। इसमें आपने देखा हुआ है कि जो आडी जो लाइनें हैं ये तो हमने किसके रूप में पढ़ ली हुई, अक्षांशों के रूप में। तो अक्षांशों के रूप में तो आप 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 तक गए। लेकिन जब हम बात करते हैं देशांतरों की, तो देशांतरों में आप बात करते हो कि भाई देशांतर पृथ्वी को 2 भागों में बांट देते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में आप 180 खड़ी लाइनें बनाते हो और पश्चिम में भी कितनी बनाते हो, 180 बनाते हो। पूरब में जो बनाई है तो उनमें कभी ना कभी आपने 68वीं लाइन खींची होगी। तो यहां पर अगर अपन बात करें, जैसे अपन बात क्या कर रहे हैं, तो ये पृथ्वी यहां से अगर आप इधर आते हो तो 180, तो इनमें कभी ना कभी एक लाइन आती है जिसका मान आता है 68 डिग्री 7 मिनट, समझ गए ना। और यहां से लेकर के और फिर आगे आप चलते हो, यहां पर एक लाइन और आती है जिसका मान आता है 97 डिग्री 25 मिनट। अब ये दोनों के दोनों कहां है, 0 डिग्री से पूर्व में है ना, तो क्या लगेगा, दोनों के पूर्व लगेगा। तो यहां पर अगर अपन बात करें, यहां से होकर के एक लाइन गुजरती है और इस लाइन का मान आता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान भारत जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से विश्व में प्रारंभ होता है। और ये यहां से 68 के बाद 69, 70, 71, 72 ऐसे चलते हुए यहां से एक लाइन गुजरती है, इसका मान आता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, समझ में। तो इसी को आप भारत का क्या कह रहे हो, देशांतरीय विस्तार। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कहां, भारत की देशांतरीय स्थिति। या फिर इसको आप कह सकते हो भारत का देशांतरीय विस्तार, ऐसे भी कह सकते हो देशांतर। लगभग इस प्रकार से अपने भारत आता है। इसमें आपने देखा हुआ है कि जो आडी जो लाइनें हैं ये तो हमने किसके रूप में पढ़ ली हुई, अक्षांशों के रूप में। तो अक्षांशों के रूप में तो आप 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 तक गए। लेकिन जब हम बात करते हैं देशांतरों की, तो देशांतरों में आप बात करते हो कि भाई देशांतर पृथ्वी को 2 भागों में बांट देते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में आप 180 खड़ी लाइनें बनाते हो और पश्चिम में भी कितनी बनाते हो, 180 बनाते हो। पूरब में जो बनाई है तो उनमें कभी ना कभी आपने 68वीं लाइन खींची होगी। तो यहां पर अगर अपन बात करें, जैसे अपन बात क्या कर रहे हैं, तो ये पृथ्वी यहां से अगर आप इधर आते हो तो 180, तो इनमें कभी ना कभी एक लाइन आती है जिसका मान आता है 68 डिग्री 7 मिनट, समझ गए ना। और यहां से लेकर के और फिर आगे आप चलते हो, यहां पर एक लाइन और आती है जिसका मान आता है 97 डिग्री 25 मिनट। अब ये दोनों के दोनों कहां है, 0 डिग्री से पूर्व में है ना, तो क्या लगेगा, दोनों के पूर्व लगेगा। तो यहां पर अगर अपन बात करें, यहां से होकर के एक लाइन गुजरती है और इस लाइन का मान आता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से विश्व में प्रारंभ होता है। और ये यहां से 68 के बाद 69, 70, 71, 72 ऐसे चलते हुए यहां से एक लाइन गुजरती है, इसका मान आता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, समझ में। तो इसी को आप भारत का क्या कह रहे हो, देशांतरीय विस्तार। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कहां से प्रारंभ होता है भी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। क्योंकि विस्तार का हम क्या पढ़ लेते हैं, अंतर। तो अंतर की जब आप बात करते हो तो अंतर के लिए आपको क्या करना होता है, आपको घटाना है 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश में से, या फिर उत्तर उत्तर तो मत लगाओ, सीधा आपको इतने में से घटाना है। तो इसमें से आपको घटाना है कितना, 68 डिग्री और कितना 7 मिनट, समझ गए ना। तो कितना आ जाएगा, 18 मिनट आ गई और कितना आ गया 29 डिग्री। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां से लेकर के और यहां तक जो टोटल जो देशांतर गुजरते हैं भारत से, वो कितने गुजरते हैं, 29 डिग्री और 18 मिनट देशांतर गुजरते हैं। समझ में आ गया सबके। अब जब आपने अक्षांश पढ़े थे तो अक्षांशों के द्वारा तो आपने क्या पढ़ा था, जलवायु का निर्धारण करना सीखा था कि नहीं सीखा था, कहां दिन बड़ा छोटा होगा वो सीखा था कि नहीं सीखा था,
लेकिन जब आपने देशांतर पढ़े थे तो आपने क्या सीखा था? टाइम निकालना सीखा था कि नहीं सीखा था? तो टाइम निकालना सीखा था वो किसके सीखा था? अक्षांशों के देशांतरों से सीखा। और जब देशांतरों से सीखा तो यहां भारत में यहां से लेकर के और यहां तक कितने देशांतरों का अंतर है? 29 डिग्री और 18 मिनट का अंतर है ना। 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है। मान लीजिए अब आपको पता है भी पूर्व में सूर्य पहले उदय होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया, अब ये पूर्व में कौन सा राज्य आया था आपके? अरुणाचल प्रदेश आया था ना। मैंने आपसे कह दिया कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए सुबह 6 बजे सूर्य उदय होता है। कितने बजे सूर्य उदय होता है? 6 बजे सूर्य उदय होता है। तो बताओ भारत के गुजरात में, ये गुजरात रहा, तो भारत के गुजरात में कितने बजे सूर्य उदय होगा? बन गया सवाल? नहीं बन गया? अब आपको पता है अगर आपको यहां का समय दे रखा है यहां से यहां आना है तो कितने देशांतर पार करने हैं? 29 डिग्री 18 मिनट। एक को पार करते हो तो कितना? 4 मिनट का। अब 29 आपको पार करने हैं। कितने पार करने हैं? 29। तो कितने से भाग दे दें? 15 से। 15 दूना 30। उत्तर प्रदेश कम काम करता है क्या तुम्हारा? 15 दूनी 30। तो मतलब कितना? 1 डिग्री ज्यादा पड़ गए ना। 1 डिग्री ज्यादा पढ़ने का मतलब कितना ज्यादा पड़ गए? 1 घंटे 56 मिनट हो गया कि नहीं हो गया? अरे तुम्हारे हिसाब से चलूं तो फिर तुम्हारे हिसाब से चलूं मैं, है भाई? तुम्हारे दिक्कत बड़ी होती है रे। अरे 15 कम 15 कितनी बची? 14 डिग्री। तो 1 को पार करने में 4 का, तो 14 को पार करने में 56। तो मैं भी तो ऐसे ही कह रहा था, पर तुम्हें मेरे हिसाब से नहीं चलना, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से चलना है। तो कितना आया? 1 घंटा 56 मिनट। अभी आपके पास 18 मिनट देशांतर और है ना। तो 1 को पार करने में 4 सेकंड, तो 18 को पार करने में 18 चौके, अरे 72 क्या आ गई आपके पास में? सेकंड होगी ना। 72 सेकंड को आप क्या लिख सकते हो? 1 घंटा 12 मिनट। अरे बोल कितना? 1 मिनट और 12 सेकंड। यानी ये 1 मिनट तो ये 56 तो पहले से थी, 1 मिनट और आ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 57। तो 1 57 और कितना? 12। यानी आपका मतलब क्या हुआ? आपका कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में यहां से लेकर के और यहां, यानी भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों के मध्य में जो समय का जो अंतर पाया जाता है, वो समय का अंतर कितना पाया जाता है? यानी लगभग कितने घंटे का अंतर? लगभग 2 घंटे का अंतर। अगर यहां 6 बजे सूर्य उदय होता है ना, तब आपके यहां 8 बजे सूर्य उदय होता है। अब आप देखो, समझ गए ना? अब ये चीज थोड़ा तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है। यहां का समय दे रखा है, यहां का समय पूछ रहा हूं, तो इधर तो जाऊं तो घटना चाहिए समय, घटना चाहिए ना। समय 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। और अपना आपका कितने प्रकार का है? हमारा तो खराब ही चल रहा है, 1 ही प्रकार का है। समय कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो आप कहते हो स्थानीय समय, लोकल टाइम, समझ गए ना। और एक आप कहते हो स्टैंडर्ड टाइम, अंतरराष्ट्रीय समय। तो ये जो जैसे समय निकाल रहे हैं ना अपन, ये लोकल टाइम है, समझ गए ना। तो यहां से जब आप इधर जाओगे तो ये बढ़ेगा, तो 6 और 2 8, यानी अगर इसको भी जोड़ोगे तो 7:57 और 12 सेकंड। अगर यहां 6 बजे सूर्य उदय होगा ना, जब आप सुबह सो के जगते हो ना, जब तक वो नहा धो के काम पे निकल लेते हैं, कौन? अरुणाचल प्रदेश वाले, और आप रजाई में पड़े रहते हो जब तक, समझ गए ना। यानी वहां पर 2 घंटे पहले सूर्य उदय हो जाता है और सूर्यास्त भी जल्दी हो जाए। भाई जहां सबसे पहले उदय हो रहा तो वो वही हिस्सा सबसे पहले अंधेरे में ही जाएगा। तो सबसे पहले सूर्योदय, सबसे पहले सूर्यास्त उसी स्थान पर होगा। तो जैसे आपसे कह दिया जाए भाई भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहां होगा, तो भाई ये सबसे पहले सूर्य के सामने आया था, तो ये निकल के भी तो सबसे पहले ही जाएगा, तो यही अंधेरा मानक देशांतरों। अब इसके बाद में जब आप देशांतरों की बात कर रहे थे, तो फिर देशांतरों में आपने बात की थी मानक देशांतरों की। जब समय निर्धारण करना सीख रहे थे, समय निर्धारण करना जब आप सीख रहे थे, तो आपने बताया था कि 2 प्रमुख देशांतर हैं। कितने हैं? 2 हैं। और 2 की जब आप बात करते हो तो एक तो आपने पढ़ा था क्या? 0 डिग्री, और एक क्या पढ़ा था आपने? 180 डिग्री। जो 0 डिग्री होता है उसके अनुसार तो पूरे विश्व का समय निकाल रहे थे ना। तो उस समय हमने क्या बात की थी? उस समय हमने यही बात की थी कि पूरे विश्व का अगर समय मानना है आपको तो 0 डिग्री के आधार पर मानना है, लेकिन प्रत्येक देश 15-15 डिग्री के अंतराल पर अपने मानक देशांतर भी बना सकेगा। की थी ना हल्की सी बात मैंने।
तो वहां पर क्या था, शायद ये बंद हो गई है तो बीच में, अभी यही तो पढ़ा आपने भाई, भारत जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में आता है। अब आपके यहां जो मानक देशांतर हो सकता है, क्या वो 60 हो सकता था क्या? तो 60 को तो अपन अपना मानक देशांतर नहीं मान सकते थे, क्योंकि 60 तो हमारे यहां से गुजरता ही नहीं है। क्या आप 105 को मान सकते थे? नहीं मान सकते थे। अब आपके यहां से कौन कौन से गुजरते हैं 15 डिग्री के अंतराल पे? या तो कौन गुजरता है 75, या फिर कौन गुजरता है 90। यानी आपका जो मानक देशांतर माना जा सकता है वो कौन कौन से माने जा सकते हैं? तो आपके यहां पे जो मानक देशांतर माने जा सकते हैं वो या तो कौन सा होगा भाई, 75 होगा, या फिर क्या होगा 90 होगा। अब आपके यहां दो मानक देशांतर गुजरते हैं, यानी दो टाइम जोन गुजरते हैं, एक तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर और एक 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। लेकिन समस्या दूसरी खड़ी हो गई। दूसरी क्या हो गई? देखो, जैसे आप बात करते हो 75 डिग्री की और 90 डिग्री की, तो 68 के बाद में 69, 70, 71, 72, 73 ऐसे गुजारते हो, तो लगभग आपके 75 डिग्री यहां से होकर के गुजरता है। गुजरता नहीं गुजरता? अगर 75 डिग्री को आप अपना मानक देशांतर मानते, 75 डिग्री को यदि आप अपना मानक देशांतर मानते, तो ये भारत के पश्चिम भाग से होकर के गुजरता है 75, तो फिर पूरा का पूरा पूर्वी भारत रह जाता। फिर वहां तक टाइम का निर्धारण कैसे करते? फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या था? 90 था। 90 था तो 90 की जब आप बात करते हो तो 90 गुजरता है यहां से। अब 90 को अगर आप अपना मानक देशांतर मानते हो, तो 90 को अगर आप अपना मानक देशांतर मानते हो, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को, तो ये भारत के पूर्वी भाग से होकर के गुजरता है। अब पूरा का पूरा पश्चिमी भारत रह जाता है। तो समस्या खड़ी होगी कि नहीं होगी? इस ऐसी जब समस्या खड़ी हुई तो इस समस्या से बचने के लिए एक प्रावधान उसी टाइम कर दिया गया था 1884 में ही, कि अगर कोई देश अपना मानक देशांतर 15 डिग्री के अंतराल पर स्थापित नहीं कर पाता है, जैसे 15 डिग्री के अंतराल पर अपने दिक्कत हो रही है ना। अब देखो, पूरे विश्व में जो देश हैं, क्या वो सारे सारे एक ही आकार के हैं? क्या एक आकार के नहीं है, कोई बड़ा है और कोई छोटा है। जैसे मान लीजिए रूस है, अब रूस का तो ऐसे देशांतर विस्तार अधिक है ना, और देशांतर विस्तार अधिक है तो उस